गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग कोर्स 1 के यूनिट 3 में व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन करना है। इसका जो सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंस, कॉजेज, एरियाज, ये पढ़ना है। कॉजेज एंड एरियाज, नेचर एंड स्कोप। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले पिछले क्लासों में विस्तार से की है और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं व्यक्तिक भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा शैक्षिक स्वरूप बाल केंद्रित स्वरूप प्रदान कर दिया है। इतना ही नहीं, व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन से शिक्षा को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बनाने का प्रयास शुरू हो गया है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व बढ़ गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित अब कर दिया। पहले क्या था? पहले था कि अध्यापक केंद्रित, अध्यापक जो चाहेंगे वो पढ़ाएंगे, लेकिन अब अध्यापक न पढ़ाकर बाल को केंद्रित कर, बालकों के आधार पर, बालकों की मानसिक स्थिति के आधार पर, बालकों की रुचि के आधार पर, बालकों की अभिवृत्ति के आधार पर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन से शिक्षा को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बनाने का प्रयास भी शुरू हो गया है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति भी आ गई। नई शिक्षा नीति आ गई है ना, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए। पहले 10+2+3 था, उसको हटाकर 5+4+3+4+2 ऐसा करके सिस्टम आ रहा है। तो वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व बहुत बढ़ गया है। शिक्षा के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता की उपयोगिता सिद्ध हो रही है। व्यक्तिक भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थों को स्पष्ट। पहला, कक्षा का सीमित आकार। कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। साइज ऑफ द क्लास। यदि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च 3 स्वरूप समूहों होमोजीनियस ग्रुप में बांट दिया जाए तो भी, और यदि उन्हें एक ही साथ ही कक्षा में पढ़ाया लिखाया जाता है तो भी कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। उस स्थिति में अध्यापक उनकी व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से सहायता कर सकते हैं। शिशु स्तर पर एक कक्षा वर्ग में 25, बाल स्तर पर 30, किशोर स्तर पर 40 और उसके ऊपर 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कक्षा का जो आकार है वो सीमित होना चाहिए। साइज ऑफ द क्लास। यदि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च 3 समरूप समूहों होमोजीनियस ग्रुप्स में बांट दिया जाए तो भी, और यदि उन्हें एक ही कक्षा में पढ़ाया सिखाया जाता है तो भी कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। उस स्थिति में अध्यापक उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से सहायता कर सकते हैं। शिशु स्तर पर एक कक्षा वर्ग में 25, बाल स्तर पर 30, किशोर स्तर पर 40 और उसके ऊपर 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला है शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में। In the formation of the aims of education. वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जा सकते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में
इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। तीसरा, पाठ्यक्रम के निर्माण में इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं तथा आकांक्षा स्तर में अंतर होता है। कुछ बालक गणित एवं विज्ञान में अधिक रुचि रखते हैं तो कुछ कला, संगीत एवं साहित्य में। अतः सभी बालकों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उचित नहीं है। इसीलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन और विभिन्नता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं और आकांक्षा स्तर में अंतर होता है। कुछ बालक गणित एवं विज्ञान में अधिक रुचि रखते हैं तो कुछ कला, संगीत एवं साहित्य में। अतः सभी बालकों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उचित नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन और विभिन्नता तो होनी ही चाहिए। इसके पश्चात है विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति में से सिखाया जा सकता है। एक जैसी कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर एक शारीरिक बनावट, हाइट, वेट और मेंटल एबिलिटी के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से सिखाया जा सकता है। एक जैसा शारीरिक और मानसिक योग्यता और क्षमता वाले बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास किया जा सके। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से सिखाया जा सकता है। एक जैसा शारीरिक और मानसिक योग्यता वाले बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। इसके बाद शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है। टीचिंग मेथड व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है। सही बात है। क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता अगर देखनी है तो कक्ष में देखिए। एक ही कक्षा में अलग अलग जाति, समूह, धर्म, संप्रदाय, मजहब मानने वाले आते हैं और उनकी एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा सकता। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना अमनोवैज्ञानिक है। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण। तो जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पहला कक्षा का सीमित आकार, दूसरा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, तीसरा पाठ्यक्रम के निर्माण में, चौथा विद्यार्थियों का वर्गीकरण, पांचवा शिक्षण विधियाँ, छठा व्यक्तिगत शिक्षण और सातवां गृह कार्य। तो गृह कार्य से पहले व्यक्तिगत शिक्षण इंडिविजुअल टीचिंग। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है। डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, विनेटिका योजना कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित हैं।
इन पद्धतियों को शिक्षण में ही प्रयोग करना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अभिक्रमित अनुदेशन का विशेष प्रयोग हो रहा है। इसमें बालक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं अपनी गति से सीखता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक विभिन्नता होती है। डाल्टन योजना, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, वेनेटिक योजना कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित हैं। इनमें सीखने वाले को स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन पद्धतियों को शिक्षण में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अभिक्रमित अनुदेशन का विशेष प्रयोग हो रहा है। इसमें बालक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं अपनी गति से सीखता है। अगला है गृह कार्य। गृह कार्य होमवर्क। व्यक्तिक भिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पहला तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य किया दिया जाए। बच्चे के स्तर पर बहुत ही कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त किया जाए। किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों में से निम्न स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम, औसत स्तर के विद्यार्थियों को औसत और उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक गृह कार्य दिया जाए। क्लियर है। लास्ट जो होमवर्क है, व्यक्तिक भिन्नता का पहला तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत ही कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में दिया जाए और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त किया जाए। तो किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों में से निम्न स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम, औसत स्तर के विद्यार्थियों को औसत और उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक गृह कर दिया जाए। तो आज हम लोगों ने चर्चा की अभी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट, कक्षा का सीमित आकार, साइज ऑफ द क्लास। यदि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च तीन समरूप समूहों में बांट दिया जाए तो, और यदि उन्हें एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया लिखाया जाए तो भी कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। और इस स्थिति में अध्ययन उनकी व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से सहायता कर सकते हैं। शिशु स्तर पर एक कक्षा वर्ग में 25, बाल स्तर पर 30, किशोर स्तर पर 40 और उससे ऊपर 30 से 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा के उद्देश्य में निर्धारण। इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। अगला, पाठ्यक्रम के निर्माण में। इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। बालकों की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, योग्यताओं तथा आकांक्षा स्तर में अंतर होता है। बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं और आकांक्षा स्तर में अंतर होता है। कुछ बालक गणित एवं विज्ञान में अधिक तीव्र होते हैं तो कुछ बालक कला, संगीत एवं साहित्य में अधिक तीव्र होते हैं। अतः सभी बालकों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उचित नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन और विभिन्नता होनी ही चाहिए। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। कक्षा में शारीरिक, मानसिक दृष्टि से योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से सिखाया जा सकता है। एक जैसी शारीरिक, मानसिक योग्यता व क्षमता वाले बालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है।
व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है। अगला, व्यक्तिगत शिक्षण। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है। डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, विनेटिका योजना कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित हैं। इनमें सीखने वाले को स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन पद्धतियों को शिक्षण में प्रयोग किया जाना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड लर्निंग का विशेष प्रयोग हो रहा है। प्रोग्राम्ड लर्निंग का विशेष प्रयोग हो रहा है। इसमें बालक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं अपनी गति से सीखता है। फिर एक गृह कार्य। व्यक्तिक भिन्नता का पहला तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। बालक स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त किया जाए। किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों में से निम्न स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम, औसत स्तर के विद्यार्थियों को औसत और उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अत्यधिक गृह कार्य दिया जाए। तो हम लोग जो ये पढ़े एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट, साइज ऑफ द क्लास। सेकंड, इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। थर्ड, इन द डेवलपमेंट ऑफ curriculum. नेक्स्ट, classification of the students, teaching methods, individual teaching, homework. These are the based on the educational implication of individual differences. कक्षा का सीमित आकार, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, विद्यार्थियों का वर्गीकरण, शिक्षण विधियाँ, व्यक्तिगत शिक्षण, गृह कार्य। अगला टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता का अधिगम पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन लर्निंग। आधुनिक मनोवैज्ञानिक सीखने के संदर्भ में बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक सीखने के संदर्भ में बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। वैयक्तिक भिन्नता के विषय में टायलर ने कहा है, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृद्धि और व्यक्तित्व के लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक सीखने के संदर्भ में बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में विषय में टायलर कहते हैं कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physiological functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits. Okay? शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physical functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interest, attitudes and personality traits. बाय टायलर। बालकों के अधिगम
पर उनकी व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं को प्रस्तुत करना औचित्यपूर्ण होगा। बालकों के अधिगम पर उनकी व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं को प्रस्तुत करना औचित्यपूर्ण होगा। इन बिंदुओं से स्पष्ट हो सकेगा कि एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर के कारण कुछ विद्यार्थी अपने वांछित अधिगम लक्ष्य को शीघ्र और संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। अन्य विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं या असफल हो जाते हैं। तो बालकों के अधिगम पर उनकी व्यक्तिक भिन्नता का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को प्रस्तुत करना बहुत ही औचित्यपूर्ण है, बहुत ही औचित्यपूर्ण होगा भी, क्योंकि इन बिंदुओं से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर के कारण कुछ विद्यार्थी अपने वांछित जो एक्सपेक्टेड अधिगम लक्ष्य है उसको शीघ्र और संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। अधिगम लक्ष्य, अन्य विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं या असफल हो जाते हैं। एक ही आयु, एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता का समान स्तर नहीं होता। एक ही आयु, एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में से सीखने की तत्परता का समान स्तर नहीं होता। तत्परता में भिन्नता से उनके सीखने की गति प्रभावित होती है। एक ही आयु, एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता का समान स्तर नहीं होता। तत्परता में भिन्नता से उनके सीखने की गति प्रभावित होती है। नेत्र और श्रवण दोष वाले, पहला हो गया एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता का समान स्तर है। तत्परता में भिन्नता होती है। कोई विद्यार्थी सीखने की ओर उदासीन रहते हैं, कोई विद्यार्थी सीखने की ओर तत्पर होते हैं कि जो शिक्षक बता रहे हैं उसको हम सीख लें, उनको सीख लें और सीखने की लालसा रखते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं। तो जो विद्यार्थी सीखने की लालसा रखते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, वो जल्द सीखते हैं। कुछ विद्यार्थी उदासीन होते हैं और कुछ औसत रहते हैं, अरे छोड़ो सीखेंगे नहीं सीखेंगे, तो ऐसे नहीं। और जो उदासीन रहते हैं, तो इस प्रकार ये बिंदु कहना एक ही कक्षा में एक ही आयु, एक ही कक्षा के विद्यार्थियों से सीखने की तत्परता का समान स्तर नहीं होता। तत्परता में भिन्नता से उनके सीखने की गति प्रभावित होती है। इसके पश्चात सेकंड, नेत्र और श्रवण। मान लीजिए किसी को आँख का दोष है, किसी को कान का दोष है, किसी को आँख का दोष है, किसी को कान का दोष है। तो आँख और कान के दोष वाले विद्यार्थियों को आप समान रूप से नहीं देख सकते। किसी को आँख से निकट दृष्टि दोष होता है, किसी को दूर दृष्टि दोष होता है, किसी को नज़दीक में साफ दिखाई देता है, किसी को दूर में ही साफ दिखाई देता है, तो नज़दीक में साफ दिखाई देता है, दूर में साफ दिखाई नहीं देता, और किसी को दूर में ही साफ दिखाई देता है और नज़दीक में साफ नहीं दिखाई देता। किसी को कान से दोष रहता है, कान से ही सुनाई नहीं देता। तो नेत्र और श्रवण, आँख और कान दोष वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी के समान अधिगम व्यवहार नहीं कर सकते, वो ऐसा व्यवहार लर्निंग बिहेवियर नहीं कर पाते। इसके लिए सुझाव दिया जाता है, नेत्र दोष वाले विद्यार्थियों को निकट तथा दूरदृष्टि विकास के अनुसार आगे या पीछे बैठाया जाए तो व्यवहार में सामान्यता आ जाएगी। एक ही कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों में अधिगम की प्रेरणा में भिन्नता पाई जाती है, जो उनके सीखने को प्रभावित करता है।
एक ही आयु एक ही कक्षा के विद्यार्थियों से में सीखने की तत्परता का समान स्तर नहीं होता। तत्परता में भिन्नता ही उनके सीखने की गति को प्रभावित करती है। नेत्र और श्रवण दोष वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी के समान अधिगम व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि नेत्र दोष वाले विद्यार्थियों को निकट तथा दूरदृष्टि वाले विकास के अनुसार आगे या पीछे बैठाया जाए तो व्यवहार में सामान्यता आ जाएगी। एक ही कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों में अधिगम की प्रेरणा में भिन्नता पाई जाती है, जो उनके सीखने को प्रभावित करती है। एक ही कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों में अधिगम की प्रेरणा में विभिन्नता पाई जाती है, जो उनके सीखने को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है, जिन विद्यार्थियों के मूल प्रवृत्तियों में, जो विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनकी मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है, वे शक्तिशाली ढंग से अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। जिन विद्यार्थियों के मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है, वे शक्तिशाली ढंग से अधिगम के जो लक्ष्य हैं, सीखने के जो लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने में सफल होते हैं। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनकी अधिगम क्षमता को निर्धारित करता है। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनकी अधिगम क्षमता को निर्धारित करता है। सीखने के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति वाले ऋणात्मक मनोवृत्ति और शून्य मनोवृत्ति वाले बालकों को सीखने की सफलता में प्रत्यक्ष अंतर पाया जाता है। धनात्मक मनोवृत्ति वाले विद्यार्थी तीव्रता और सरलता से सीख लेते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है, वे शक्तिशाली ढंग से अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनकी अधिगम क्षमता को निर्धारित करता है। सीखने के प्रति धनात्मक प्रवृत्ति वाले, ऋणात्मक मनोवृत्ति और शून्य मनोवृत्ति वाले बालकों को सीखने की सफलता में प्रत्यक्ष अंतर पाया जाता है। धनात्मक मनोवृत्ति वाले विद्यार्थी तीव्रता और सफलता से सीख लेते हैं। व्यक्ति सीखने में बुद्धि का प्रयोग करता है। व्यक्ति सीखने में बुद्धि का प्रयोग करता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले क्लास में ही बुद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। बुद्धि क्या है, फिर चर्चा होगी, लेकिन पिछले कक्षा में इसकी चर्चा मैंने की थी। व्यक्ति भी सीखने में बुद्धि का प्रयोग करता है। तथा बुद्धि वाले बालक एक स्थिति के सीखने का दूसरी स्थिति के सीखने में उपयोग कर लेते हैं। किंतु जिन बालकों की बुद्धि मंद है, में अधिगम स्थानांतरण में अक्षम होते हैं। अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है। अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रहती है। जिन विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, मोटिवेशन प्राप्त होती है, वे अपनी मानसिक योग्यता से कहीं अधिक सीखने में सक्षम होते हैं। जिन विद्यार्थियों के जीवन में सहज प्रेरणा का अभाव होता है, वे मंथर गति से सीखते हैं। विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर में भिन्नता पाई जाती है। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर
जिन विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होता है वे तत्संबंधी ज्ञान और कौशल सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं तो जिन विद्यार्थियों की मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है वे शक्तिशाली ढंग से अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनकी अधिगम क्षमता को निर्धारित करता है। सीखने के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति वाले, ऋणात्मक मनोवृत्ति वाले और शून्य मनोवृत्ति वाले बालकों में सीखने की सफलता में प्रत्यक्ष अंतर पाया जाता है। धनात्मक मनोवृत्ति वाले विद्यार्थी तीव्रता और सफलता से सीख लेते हैं। व्यक्ति सीखने में बुद्धि का प्रयोग करता है और उच्च बुद्धि वाले बालक एक स्थिति के सीखने का दूसरी स्थिति के सीखने में उपयोग कर लेते हैं। किंतु जिन बालकों की बुद्धि मंद है, जिन बालकों की बुद्धि धीमी है, वे अधिगम स्थानांतरण करने में अक्षम होते हैं। इसके पश्चात अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है। जिन विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है वे अपनी मानसिक योग्यता से कहीं अधिक सीखने में सक्षम होते हैं। जिन विद्यार्थियों के जीवन में सहज प्रेरणा का अभाव होता है वे मंथर गति से सीखते हैं। विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर में भिन्नता पाई जाती है। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होता है वे तत्संबंधी ज्ञान और कौशल सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर में भिन्नता पाई जाती है। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होता है वे तत्संबंधी ज्ञान और कौशल सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। रायबर्न के अनुसार सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप हैबिट्स। अच्छी आदतें बालक के असंतुलित शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में योग देती हैं। इसलिए अच्छी आदतों वाला बालक तीव्रता से सीखता है। रायबर्न के अनुसार सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप हैबिट्स। अच्छी आदतें बालक में संतुलित शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में योगदान देती हैं। इसलिए अच्छी आदतों वाला बालक तीव्रता से सीखता है। अगला है, एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न स्मृति स्तर के विद्यार्थी होते हैं। अच्छी स्मृति वाले विद्यार्थी सूचनाओं का संकलन तथा उनकी प्रक्रिया का अधिग्रहण एवं पुनरुत्पादन करने में सक्षम होते हैं, जबकि कमजोर स्मृति वाले बालक सीखी हुई बात को भूल जाते हैं। विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर में भिन्नता पाई जाती है। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर जितना अधिक ऊंचा होता है वे तत्संबंधी ज्ञान और कौशल सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। रायबर्न के अनुसार सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप हैबिट्स। अच्छी आदतें बालक के संतुलित शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में योगदान देती है।
इसलिए अच्छी आदतों वाला बालक तेजी से सीखता है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप हैबिट्स। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अच्छी आदतें बालक के संतुलित शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में योगदान देती है। इसलिए अच्छी आदतों वाला बालक तीव्रता से सीखता है। एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न स्मृति स्तर, भिन्न भिन्न तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न स्मृति स्तर के विद्यार्थी होते हैं। अच्छी स्मृति वाले विद्यार्थी सूचनाओं का संकलन तथा अपनी प्रक्रिया का अधिग्रहण एवं पुनरुत्पादन करने में सक्षम होते हैं, जबकि कमजोर स्मृति वाले बालक सीखी हुई बात को भूल जाते हैं। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे यह अंतर और अधिक स्पष्ट होता जाता है। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे यह अंतर अधिक स्पष्ट हो जाता है। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय तथा ऊपरी कक्षाओं में विषयों में अंतर रखने का सुझाव दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके ही अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए अधिगम के परिणाम सुनिश्चित और उन्नत कर सकता है। जिन विद्यार्थियों की मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है, वे शक्तिशाली ढंग से अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास उनकी अधिगम क्षमता को, लर्निंग कैपेसिटी को निर्धारित करता है। सीखने की प्रवृत्ति धनात्मक मनोवृत्ति, ऋणात्मक मनोवृत्ति और शून्य मनोवृत्ति वाले बालकों के सीखने की सफलता में प्रत्यक्ष अंतर पाया जाता है। धनात्मक मनोवृत्ति वाले विद्यार्थी अधिक तेजी से और सफलता से सीख लेते हैं। व्यक्ति सीखने में बुद्धि का प्रयोग करता है। बुद्धि, जिसके बारे में मैंने पहले के क्लास में चर्चा की थी, आप लोगों के पहला क्लास जब शुरू हुआ था उसी समय मैंने बुद्धि की विस्तार से चर्चा की थी। आगे भी बुद्धि के बारे में चर्चा की जाएगी। व्यक्ति सीखने में बुद्धि का प्रयोग करता है। उच्च बुद्धि वाले बालक एक स्थिति के सीखने का दूसरी स्थिति के सीखने में उपयोग कर लेते हैं, किंतु जिन बालकों की बुद्धि मंद है वे में अधिगम स्थानांतरण में अक्षम होते हैं। अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर क्रियाशील रखती है। जिन विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, वे अपनी मानसिक योग्यता से कहीं अधिक सीखने में सक्षम होते हैं। जिन विद्यार्थियों के जीवन में सहज प्रेरणा का अभाव होता है, वे मंथर गति से, धीमी गति से सीखते हैं। विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर में भिन्नता पाई जाती है। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होता है, वे तत्संबंधी ज्ञान और कौशल सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। रायबर्न के अनुसार सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप हैबिट्स। अच्छी आदतें बालक के संतुलित शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में योगदान देती है। इसलिए अच्छी आदतों वाला बालक तीव्रता से सीखता है। एक ही कक्षा में भिन्न भिन्न स्मृति स्तर के विद्यार्थी होते हैं। अच्छी स्मृति वाले विद्यार्थी सूचनाओं का संकलन तथा उनकी प्रक्रिया का
अधिग्रहण एवं पुनरुत्पादन करने में सक्षम होते हैं, जबकि कमजोर स्मृति वाले बालक सीखी हुई बात को भूल जाते हैं। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे यह अंतर अधिक हो जाता है, अधिक स्पष्ट हो जाता है। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय तथा ऊपरी कक्षाओं में विषयों में अंतर रखने का सुझाव दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके ही अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए अधिगम के परिणाम सुनिश्चित और उन्नत कर सकता है। इसकी वजह बुद्धि मनुष्य ऐसी अनेक विशिष्टताओं से जुड़ा हुआ है, मनुष्य ऐसी अनेक विशिष्टताओं से जुड़ा हुआ है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है। इंटेलिजेंस मनुष्य ऐसी अनेक विशिष्टताओं से जुड़ा हुआ है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है। इन विशिष्टताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता का विशेष महत्व है। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है, किंतु मनुष्य में यह सर्वाधिक होती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण उसमें बुद्धि का अधिक होना है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसके व्यवहार में निश्चित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। तो मनुष्य ऐसी अनेक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती है। इन विशिष्टताओं में बुद्धि या अमानसिक योग्यता का विशेष महत्व है। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है, किंतु मनुष्य में यह सर्वाधिक होती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण उसमें बुद्धि का अधिक होना है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिहीन अथवा बुद्धिमान तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसके व्यवहार में निश्चित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। बुद्धि का अर्थ अगर हम चर्चा करें, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। यद्यपि बुद्धि के प्रत्यय पर विगत बहुत से वर्षों में विचार मंथन किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई इसका निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकी है। वास्तव में बुद्धि के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न पूर्वाग्रह या पूर्व धारणाएं होती हैं, किंतु न सन 1910 की ब्रिटिश विचार गोष्ठी, ब्रिटिश सिंपोजियम और सन 1921 की अमेरिकी विचार गोष्ठी और सन 1929 का अंतर्राष्ट्रीय गवेषण सम्मेलन ही इस विवादास्पद प्रश्न को हल करने में समर्थ हुए हैं। इसी प्रकार वेलार्ड ने बताया कि अध्यापकों ने बालकों की बुद्धि बढ़ाने का प्रयत्न किया। वैज्ञानिकों ने बुद्धि के मापन का प्रयत्न किया, किंतु कोई यह नहीं स्पष्ट कर सकता क्या बुद्धि आखिर है क्या।
बुद्धि क्या है? वर्णन ने कहा, यद्यपि 40 से अधिक वर्षों से हम बुद्धि परीक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, किंतु ये बुद्धि परीक्षण किसी तत्व अथवा क्षमताओं का मापन करते हैं, यह अधिकृत रूप से नहीं कहा जा सकता। मनोवैज्ञानिक दर्मन का कथन है कि बुद्धि मापन का यह अर्थ नहीं है कि पहले उसकी पूर्ण परिभाषा ही प्रस्तुत की जाए, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इसे दर्शन की इस बात को सहमति नहीं दी। मनुष्य ऐसी अनेक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाया जाता है। इन विशेषताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता, इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी का विशेष महत्व है। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में यह थोड़ी अधिक होती है, या यूँ कहें सर्वाधिक होती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण उनमें बुद्धि का अधिक होना है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। यद्यपि बुद्धि के प्रत्यय पर विचार बहुत से वर्षों से विचार मंथन किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई भी सर्वमान्य संप्रदाय सामने नहीं आया है आ सका। वास्तव में बुद्धि के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न पूर्वाग्रह या पूर्व धारणाएँ होती हैं, किंतु न सन 1910 की ब्रिटिश विचार गोष्ठी, ब्रिटिश सिंपोजियम, और सन 1921 की अमेरिकी विचार गोष्ठी और सन 1923 का अंतर्राष्ट्रीय गवेषणा सम्मेलन इस विवादग्रस्त प्रश्न को हल करने में समर्थ हुए हैं। इसी प्रकार बेलार्ड ने बताया कि अध्यापकों ने बालकों की बुद्धि बढ़ाने का प्रयत्न किया। वैज्ञानिकों ने बुद्धि के मापन का प्रयत्न किया, किंतु कोई यह नहीं स्पष्ट कर सकता कि बुद्धि आखिर है क्या। वर्णन ने कहा, यद्यपि 40 से अधिक वर्षों से उन बुद्धि परीक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, किंतु ये बुद्धि परीक्षण किस तत्व अथवा क्षमताओं का मापन करते हैं, यह अधिकृत रूप से नहीं कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक टर्मन का कथन है कि बुद्धि मापन का अर्थ यह नहीं है कि पहले से इसकी पूर्ण परिभाषा प्रस्तुत की जाए, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इसे दर्शन की बात कही है। सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने 14 प्रमुख वैज्ञानिकों की बुद्धि की प्रकृति के संबंधों में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। यद्यपि बुद्धि के संबंध में उनमें काफ़ी कुछ सहमति थी, फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि इन लेखों ने बुद्धि के संबंध में 14 किंचित भिन्न भिन्न प्रत्यय उभर कर सामने आए। कुछ वैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनुकूलन प्रकृति पर अधिक बल दिया। कुछ ने बुद्धि के सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न के रूप में स्वीकार किया, तो कुछ ने अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि माना। कुछ ने विगत अधिगम की मात्रा, डिग्री ऑफ पास्ट लर्निंग के रूप में बुद्धि को देखा। बुद्धि के लिए तमाम मनोवैज्ञानिक की परिभाषाओं को फ्रीमैन ने विश्लेषित किया और उसकी परिभाषाओं को 3 वर्गों में रखा, जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है। बुद्धि समायोजन
की योग्यता, बुद्धि समायोजन की योग्यता, स्टर्न, क्रूज, कॉल्विन, थ्रिलबर्ट। बुद्धि सीखने की योग्यता, बकिंगम, डियरबोर्ड, थार्डनाइक। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, टर्मन, स्पेयरमैन, बीने। सारणी में उल्लिखित मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित है। वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। स्टर्न के अनुसार, स्टर्न कहते हैं, जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द जनरल अडॉप्टेबिलिटी टू द न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। वेल्स के अनुसार, बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में भी ज़्यादा प्रतिमानों का पुनर्योजन करता है। इंटेलिजेंस मीन्स प्रिसाइजली द पावर ऑफ सो रिकम्बाइनिंग आवर बिहेवियर पैटर्न एज टू एक्ट बेटर इन नोवेल सिचुएशन। बर्ट के अनुसार, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द इनिशिएट कैपेसिटी टू अडॉप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशंस। फिर क्रूज कहते हैं, क्रूज के अनुसार, बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट एडिक्वेटली टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशंस। Intelligence is the ability to adjust adequately to the new and different situations. क्रिस के अनुसार, तो फर्स्ट वुडवर्थ के अनुसार, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। स्टर्न के अनुसार, जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द जनरल अडॉप्टेबिलिटी टू द न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। वेल्स के अनुसार, बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम परिमाणों का पुनर्योजन करता है। इंटेलिजेंस मीन्स प्रिसाइजली द पावर ऑफ सो रिकम्बाइनिंग आवर बिहेवियर पैटर्न एज टू एक्ट बेटर इन नोवेल सिचुएशंस। बर्ट के अनुसार, बर्ट कहते हैं, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द इनिशिएट कैपेसिटी टू अडॉप्ट रिलेटिवली टू द न्यू सिचुएशंस। जबकि क्रूज के अनुसार बुद्धि तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। Intelligence is the ability to adjust adequately to new and different situations. तो आज हम लोगों ने चर्चा की कि बुद्धि व्यक्तिक भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ। इसमें हम लोगों ने चर्चा की कक्षा का सीमित आकार, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, ये पाठ्यक्रम के निर्माण में, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधियों में, व्यक्तिगत शिक्षण में, गृह कार्य में, साइज ऑफ द क्लास इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, इंडिविजुअल टीचिंग होमवर्क और टीचिंग मेथड। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने चर्चा की
इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्निंग, कि एक ही आयु एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता का समान स्तर नहीं होता। तत्परता में भिन्नता से उनके सीखने की गति प्रभावित होती है। नेत्र और श्रवण दोष वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के समान अधिगम व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि नेत्र दोष वाले विद्यार्थियों को निकट और दूरदृष्टि विकास वाले को के अनुसार आगे या पीछे बैठाया जा सकता है, तो व्यवहार में सामान्यता आ जाएगी। एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में विभिन्न विद्यार्थियों में अधिगम की अभिप्रेरणा में भिन्नता पाई जाती है, जो उनके सीखने को प्रभावित करती है। तो आज हम लोगों ने ज्ञान किया एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन लर्निंग। अगले टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स।